हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं हरिओम अहिरवार आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं अपने जीनियस मैथ्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे थे 10th क्लास एनसीईआरटी की हिंदी मीडियम मैथमेटिक्स, जिसमें अपना चैप्टर 3 चल रहा था और प्रश्नावली 3.4 तक अपन कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए आज अपन शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 3.5 की, जो वज्र गुणन विधि से इसको हल करना है। जो समीकरणों का युग्म फर्स्ट में अपन ने किया था ग्राफीय विधि से, जिसमें अपन ग्राफ बना के जहाँ पे दोनों रेखाएं मिलती थी उस बिंदु से अपन उत्तर निकालते थे। फिर दूसरी विधि अपन ने पढ़ी प्रतिस्थापन विधि, जिसमें दो समीकरणें होती है, दोनों में से एक से x का मान निकाल के दूसरी में रखते हैं। फिर 3 समीकरण बनती, 3 से x और y का मान निकलता था। फिर अपन ने पढ़ा था विलोपन विधि, जिसमें दोनों समीकरणों में x या फिर y की गुणांकों को बराबर किया जाता था, जिसको अपन 2 से 3 से या ऐसे कुछ गुणा करके गुणांकों को बराबर करते थे और फिर घटा के या समीकरणों को जोड़ के x को या फिर y को अपन विलोप करते थे। तो आज अपन पढ़ेंगे वज्र गुणन विधि से इन समीकरण युग्मों को हल करना। तो अपना जो पहला प्रश्न है ये कह रहा है कि जो समीकरण युग्म आपको दिए हुए हैं उनको पहले तो आप ये पता करो कि वो अद्वितीय हल बनेगा या कोई हल नहीं बन रहा है या फिर अपरिमित हल बन रहा है, और फिर उनको आप वज्र गुणन विधि से सरल करिए। तो देखिए, हम पहले ही पढ़ चुके हैं 2-3 बार कि जब अद्वितीय हल कब बनता है कि जब अपने दोनों समीकरण युग्म में a1/a2 और b1/b2 जब अपन निकाल के देखते हैं हमें पता चलता है कि बराबर नहीं है, उस स्थिति में हल कौन सा बनेगा? अद्वितीय हल बनेगा। और उस कंडीशन में रेखाएं कौन सी होती है? प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं जब बनेंगी तो एक बिंदु पे काटेंगी तो एक हल बनेगा। तो यहाँ पे क्या होता है? संगत हल पाया जाता है। ठीक है। जो ये कंडीशन होती है जिसमें कोई हल नहीं होता है, तब क्या बनता है कि जैसे a1 a2 अपन ने निकाला, फिर अपन ने b1 b2 निकाला और हमने देखा कि दोनों बराबर आ गया। जब बराबर आ जाता है तब अपने को c1 c2 निकालना है। तो जैसे ही c1/c2 अपन ने निकाला और हमने देखा कि ये बराबर नहीं आया, इसका मतलब क्या हुआ कि उस कंडीशन में कोई हल नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इस स्थिति में रेखाएं जो बनेंगी वो कौन सी रेखाएं बनेंगी? समांतर रेखाएं बनेंगी। और आप जानते हो कि समांतर रेखाएं रेल की पटरियों की तरह अनंत तक जाने पर भी कहीं पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद या काटती नहीं है। जब वो एक दूसरे को काटेंगी नहीं तो फिर हल तो बनेगा ही नहीं। इस स्थिति में यहाँ क्या होता है? समांतर रेखाएं बनती है और जो युग्म होता है वो कौन सा होता है? असंगत युग्म होता है। ठीक है, कोई हल बनता ही नहीं है। जो तीसरी सिचुएशन अपनी अपरिमित हल की है, उस अपरिमित हल में क्या होता है कि जैसे अपन ने a1/a2 ज्ञात किया, फिर अपन ने b1/b2 ज्ञात किया, पता चला दोनों बराबर है। फिर c1 c2 निकालेंगे, तो जैसे c1 c2 निकाला और हमें पता चला कि ये भी क्या है? बराबर है। जब तीनों ही अनुपात बराबर आ जाते हैं तब उस सिचुएशन में अपरिमित रूप से अनंत हल विद्यमान होते हैं। तो क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें संपाती रेखाएं बनती है। संपाती मतलब कि दोनों रेखाएं एक ही रास्ते से गुजरती, एक के ऊपर एक। तो जब दोनों ही रेखाएं एक दूसरे पे गुजर रही तो वो अनंत रूप से एक दूसरे को स्पर्श कर रही, यानी कि प्रत्येक बिंदु पर वो एक दूसरे को काट रही है। ठीक है। तो संपाती रेखाओं में क्या होता है? अनंत हल बन जाते हैं, क्योंकि जैसे एक रेखा ये है तो दूसरी भी उसके ऊपर ही है। तो ऐसे देखा जाए तो हर बिंदु पे वो एक दूसरे को टच कर रही, प्रत्येक बिंदु पे, तो प्रत्येक उनका हल बन जाता है। ठीक है। तो ये स्थिति थी। अब हम क्या करेंगे? इन प्रश्नों को अपन हल करेंगे और पता करेंगे कि प्रतिच्छेदी रेखाएं अद्वितीय हल बन रहा है या नहीं। अगर अद्वितीय हल बनता है तो अपने को वज्र गुणन विधि से उसको हल करना, अदरवाइज इन दोनों केस में हल नहीं करना। तो देखिए, पहला ऑप्शन x - 3y - 3 = 0, 3x - 9y - 2 = 0। दो समीकरण हो गई। तो यहाँ पे देखो x का जो गुणांक है वो a1 है, मतलब a1 कितना है? 1 है, और इस x का गुणांक वो a2 है। y का गुणांक -3 ये b1 है, और इस y का गुणांक -9 ये b2 है।
फिर जो अचर पद है वो C1 है और ये C2 है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन A1 बटा A2 निकालते हैं। तो A1 बटा A2 जैसे मैंने निकाला तो कितना आया, 1/3 आ गया। फिर मैंने B1 बटा B2 निकाला तो -3 और बटा में आ जाएगा -9। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 3 से इससे कटेगा, 3 एकम 3 और 3 3 9, कितना आ गया 1/3। तो देखो B1 और A1 A2 और B1 B2 बराबर आ गया। जब बराबर आ जाता है तो ही हमें C1 C2 निकालना है। तो चलिए C1 C2 निकालिए। C1 कितना है -3 और C2 है -2। माइनस से माइनस कट गया तो फाइनली बन गया 3/2। यानी कि हमारी कंडीशन क्या बन जाती है, इसलिए देखिए कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। ये दोनों अनुपात तो बराबर है बट इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तीसरा अनुपात बराबर नहीं है। तो इस सिचुएशन में कौन सा बन रहा है, देखो ये वाला बन रहा है, मतलब कोई हल नहीं। कौन सी कंडीशन बनी, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। अगर आपको रेखाओं के बारे में पूछे तो रेखाएं कौन सी बनेंगी, समांतर बनेंगी। अगर आपको कि इसके युग्म कौन सा है तो युग्म कौन सा है, असंगत युग्म। समीकरणों का जो युग्म है वो कौन सा है, असंगत है। ठीक है, अब इसको आपको हल करना ही नहीं है क्योंकि अद्वितीय हल नहीं बना। अद्वितीय हल बनेगा तभी आपको हल करना है। चलिए देखिए दूसरा ऑप्शन, A1/A2 निकालते हैं। तो देखो 2/3। चलिए फिर B1/B2 निकालते हैं, B1/B2। तो ये कितना आया, 1/2। तो दोनों बराबर है क्या, बराबर नहीं है। तो दोनों जब बराबर नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, ये वाली सिचुएशन बन रही, दोनों बराबर नहीं है मतलब अद्वितीय हल विद्यमान है, अद्वितीय हल। जब अद्वितीय हल है तब अपने को वज्र गुणन विधि से आगे इसको हल करना है। ठीक है, तो चलिए अपन वज्र गुणन विधि से आगे हल करते हैं। इस स्पेस की जरूरत पड़ेगी तो अपन काम में ले लेंगे, इस ऑप्शन को अपन बाद में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए वज्र गुणन विधि से कैसे हल करेंगे। आपको क्या करना है, ऐसे x लिखना है, फिर ऐसे y लिखना है और फिर ऐसे 1 लिखना है। ठीक है, x के नीचे आपको क्या लिखना है, देखो x के नीचे आपको लिखना है, x कहाँ आ रहा है, इस सिचुएशन में आ रहा है, इसके आगे वाले गुणांक लिखने हैं। y का गुणांक मतलब B1 और B2 लिखना है। क्या लिखना है यहाँ पे अपने को, B1 और B2 लिखना है। ठीक है, तो जब अपन इसको हल करते हैं तब एक चीज और ध्यान रखनी है कि अपनी जो समीकरण है उसमें बराबर के आगे कोई अचर पद नहीं होना चाहिए। बराबर के आगे अगर कोई अचर पद है तो उसको इधर ले आओ पहले। तो जब इस 5 को हम इधर लाएंगे तो प्लस का 5 क्या बन जाएगा, माइनस का 5। तो ये बन गया माइनस का 5 और बराबर में हो गया 0। ऐसे ही अगर ये 8 इधर आएगा तो ये बन जाएगा माइनस का 8 और बराबर में हो जाएगा 0। इस स्थिति में समीकरणों को बदल के और फिर आपको ये काम में लेना है। ठीक है, तो x के नीचे आपको लिखना है B1 B2 और b के बाद में क्या आता है, C1 और C2। ये हो गया। फिर y के नीचे भी आपको क्या लिखना है, वापस C1 से शुरू करना है। तो C1 C2 और c के बाद में क्या आता है, वापस A1 A2। फिर 1 के नीचे आपको लिखना है A1 और A2 और a के बाद में आता है B1 B2। मतलब b से शुरू करना, b c, फिर c से वापस शुरू करना c a और फिर a से शुरू करेंगे a b। ये लिख लिए। इनको लिखने के बाद क्या करना, इस B1 को अपन गुणा करते हैं C2 से और इस B2 को गुणा करते हैं C1 से। फिर ये C1 गुणा होता है A2 से, ये गुणा होगा इससे, ये गुणा होगा इससे और ये गुणा होगा इससे। इसी विधि को बोलते हैं वज्र गुणन विधि। क्या बोलते हैं, वज्र गुणन विधि। अब ये तो अपन ने फॉर्मूले टाइप लिखा है, लेकिन हमें सवाल में क्या करना है, अब इसी के ऊपर अपने को इनको जमाना है। तो देखो B1 B2 कितना है, B1 B2 आपका 1/2 था ना, यहाँ से देखो तो 1 और 2, 1/2। तो ये हो गया 1 फिर 2। C1 C2 कितना है, माइनस का 5 माइनस का 8, -5 -8। फिर देखिए y कितना, मतलब C1 C2 ये वापस ये रिपीट करेंगे, -5 -8। फिर A1 A2 कितना है, 2 3, ये हो गए 2 3।
फिर A1 A2 वापस 2 3, फिर B1 B2 वापस कितने थे 1 2 1 2। इनको ऐसे लिख लिया। अब अपन गुणा करेंगे। तो देखिए ये इससे गुणा होगा, ये इससे, फिर ये इससे, ये इससे, ये इधर और ये इधर, ऐसे गुणा हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए आगे क्या बन जाएगा, x फिर y फिर 1। देखो बीच में बराबर लगा दो ना, तो x के बटा में देखो 1 गुणा हो रहा -8 से, 1 गुणा -8, फिर बीच में माइनस लगाना, 2 गुणा होगा 10 से, तो 2 पंजे क्या हो जाए 10 कर दो, सीधा ही गुणा करके ही लिखते हैं अपन, है ना। चलो ऐसे लिखने में जगह कम पड़ जाएगी। तो देखो 1 -8 से गुणा होगा तो कितना बन गया -8, और 2 5 से गुणा होगा तो -10। अब देखो इन दोनों के बीच में माइनस लगाना मत भूलना, दोनों के बीच में माइनस लगाएंगे तो ये माइनस इस माइनस से मिलकर क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। y के बटा में देखो -5 गुणा होगा 3 से, तो 3 पंजे 15, -15। ठीक है, फिर दोनों के बीच में माइनस लगाना है, अभी लगाएंगे। फिर 8 2 से गुणा होगा तो 8 दूनी 16, ये भी -16, -16। तो दोनों के बीच में क्या लगाना अपने को, माइनस लगाना है। फिर 1 के नीचे देखो 2 दूनी 4, फिर 3 एकम 3, दोनों के बीच में क्या लगाना, माइनस लगा। अब देखो इनमें माइनस क्यों आया, क्योंकि संख्या में माइनस लगा हुआ था। ठीक है, इसलिए ये माइनस वाले बने, और इधर किसी भी संख्या में माइनस नहीं था तो आया ही नहीं, तो हमें ये वाला तो फॉर्मूले का माइनस लगाना ही है। देखिए अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो x के बटा में क्या बन गया, देखो ये माइनस बन जाएगा प्लस, तो -8 और प्लस बन गया 10 बराबर। y के बटा में देखो -15, ये माइनस माइनस प्लस बन गया, प्लस का 16। 1 के बटा में देखो 4 - 3 1। ठीक है, अब देखो आगे क्या बन गया, 10 में से 8 घटाएंगे तो 2, 16 में से 15 घटाएंगे तो 1, और बराबर में 1/1। यहां तक अगर कहीं पे कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में लिखना। अब आगे कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये 3 पार्टी बन गई। अब 3 पार्टी में से हम 2-2 का ग्रुप बना के आंसर निकाल लेंगे। देखिए स्पेस इधर कम है, आप इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके मैं इसको मिटा रहा हूँ। देखिए तो हमारा सवाल इस तरह से बन गया, x के बटा में है 2 और y के बटा में है 1 और 1 के बटा में 1। तो देखो पहले इन दोनों को लेंगे अपन, इन दोनों को लेते हैं तो क्या बनता है कि x/2 बराबर 1/1। ठीक है, ये बनेगा। और अगर इन दोनों को लेते हैं, इन दोनों को मानते बराबर, तो y के बटा में 1 बराबर 1/1। तो दोनों से अलग अलग आंसर निकलेगा। देखो ये अब वज्र गुणन करेंगे, ये 2 इधर गुणा होगा और 1 इससे गुणा होगा, 1 x से गुणा होके x और 2 1 से गुणा होके 2। तो ये तो आ गया आपका x का उत्तर, x का मान। और अब ये देखो ये 1 इधर गुणा होगा, ये इधर गुणा होगा, तो ये इससे गुणा होके y और 1 1 से गुणा होके 1, ये बन गया अपना y बराबर 1। तो x की वैल्यू तो आई 2, y की वैल्यू आई 1, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो फटाफट से आप इसको नोट करिए, फिर मैं इसको रब करके इस थर्ड वाले क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे। तो देखिए थर्ड वाला ऑप्शन आपके सामने है, और इसमें अपने को समीकरण ने इस तरह से दे रखी कि बराबर के आगे अचर पद को लिख रखा। तो अपन ने क्या कंडीशन रखी थी कि वज्र गुणन विधि हल करने से पहले इनको इधर कन्वर्ट कर लो, तो इधर भेजेंगे इनको। देखो कैसी बन जाएगी समीकरण, ये बन जाएगी अपनी 3x - 5y, और 20 इधर आ जाएगा तो -20 हो जाएगा बराबर 0। और ये वाली कैसे बन जाएगी, देखो 6x - 10 का y, 40 इधर आएगा तो -40 बराबर 0। तो ये अपना A1 A2 B1 B2 C1 C2। चलिए पता करते हैं कि कौन सा हल है। तो A1 A2 निकाला 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये बन गया 1/2। चलो B1 B2 निकाल लो, B1/B2,
तो माइनस का 5 बटा माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये भी कितना आ गया 1/2। तो A1 A2 1/2 है, B1 B2 1/2 बराबर आ गया। इसका मतलब अब अपने को C1 C2 भी निकालना पड़ेगा। C1 C2 निकाल के देखा तो देखो माइनस का 20 है बटा माइनस का 40 है, माइनस से माइनस कट गया, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 1/2। तीनों ही कंडीशन में बराबर आ गए। तो तीनों अनुपात जब बराबर आ जाते हैं तो हम जानते हैं कौन सी सिचुएशन बनती है, ये वाली। तो देखो हम लिखेंगे चूंकि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, इसलिए यहाँ पे हल कौन सा बन रहा है, अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित अनेक हल। और सवाल कह रहा है कि अद्वितीय हल है तो वज्र गुणन विधि से हल करना, अदरवाइज आपको हल नहीं करना, यही लाके छोड़ दो। ठीक है, तो नोट करिए। अगला 4th ऑप्शन और बच रहा है, उसको मैं तुरंत लेके आता हूँ।